जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बहिःस्रावी ग्रंथियां थीं उसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां और जो मिश्रित ग्रंथियां हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को पढ़ने के बाद इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं आपको याद हो जाएंगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि। पिछले वीडियो में मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। सबसे पहली बात क्या होता है? हार्मोन का स्राव होता है। और ये जो हार्मोन है ये जाके सीधा रक्त में मिल जाता है। किसमें? रक्त में मिल जाता है। इसीलिए इसके हार्मोन के जो स्राव के लिए अलग से हमें नलिका की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये डक्टलेस होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है और ये सीधा जाके कहाँ मिल जाता है? रक्त में मिल जाता है। इनकी संख्या कितनी है? ये संख्या में 9 है। 9 की 9 आपको याद हो जाएंगी। देखिए, आपको ये जो 9 ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये कैसे याद करनी है? देखिए, सबसे पहले आपको ब्रेन में याद रखनी है 3 ग्रंथियां के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल, ये आपकी कहाँ है? ब्रेन में है। ब्रेन में। इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी आपको जब ये 9 याद हो जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 3 तो आपने ब्रेन में कर ली। 2 आपको गले से याद रखनी है। गले के जो आगे की ओर होती है उसको थायराइड ग्लैंड, जो पीछे की ओर होती है उसको पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये गला में है। थायराइड एंड पैराथायराइड। आपकी 5 तो हो गई पूरी। 3 और 2 5। तो ब्रेन में कौन कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल। पीयूष, हाइपोथैलेमस और पीनियल। एंड गला में थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड, पैराथायराइड। उसके बाद आपको याद रखनी है, एक तो आपकी सीना में होती है, छाती में, थाइमस। थाइमस ग्लैंड। ये आपकी किस में होती है? बक्षगोआ में या छाती में, सीना में। उसके बाद ये जो आपको दिए गए हैं, ये किडनी दी गई है। किडनी के ऊपर ये जो छोटी छोटी संरचना होती है, ये किडनी के ऊपर जो पाई जाती है इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल एंड गोनाड। गोनाड क्या होती हैं? ये जनन ग्रंथियां होती हैं। जनन ग्रंथियां। गोनाड क्या होती हैं? जनन ग्रंथियां होती हैं। ये फीमेल्स में ओवरीज एंड मेल्स में टेस्टिस। फीमेल में ओवरी एंड मेल्स में टेस्टिस होता है। ये जो पैनक्रियाज है ये मिक्स्ड ग्लैंड है, इसको हम आगे अलग से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड दी गई हैं ये सारी की सारी आपको याद हो गई होंगी। आप आंख बंद करके बताएं मेरे साथ। जो ब्रेन है उसमें कौन कौन सी हैं? पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल। पीयूष, हाइपोथैलेमस और पीनियल। उसके बाद गले में थायराइड, पैराथायराइड। गले में कौन कौन सी? थायराइड, पैराथायराइड। नेक्स्ट आपको सीना में याद रखनी थी एक थाइमस ग्लैंड। सीना में कौन सी है? थाइमस। उसके बाद जो किडनी के ऊपर पाई जाती है वो एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद जनन ग्रंथियां या गोनाड ग्लैंड। जनन ग्रंथियां या गोनाड ग्लैंड। उम्मीद करते हैं ये आपको सारी याद हो गई होंगी। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां थी इनसे एंजाइम का स्राव होता था। पिछले वीडियो में आपने देखा था जो बहिःस्रावी ग्रंथियां थी उससे एंजाइम का स्राव होता था। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां इनसे क्या होता है? हार्मोन का स्राव होता है। अब हम एक एक करके सारी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पढ़ना है पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। पहली सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीनियल ग्लैंड है। पीनियल, पीनियल ग्लैंड। और दूसरी सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि है। लेकिन ऑप्शन में आपको पीनियल ग्लैंड नहीं दिया रहता है। तो आपसे पूछा जाता है जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो कौन है, तो उसमें आंसर क्या लगाओगे? पीयूष ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड यदि ऑप्शन में है तो आप इसको लगाना, पीनियल ग्लैंड को। पीयूष ग्रंथि की जो पोजीशन होती है, ये जो आंख का उस तरफ का जो एरिया है जहाँ मैं पॉइंट लगा रहा हूँ इसके ठीक पीछे होती है। ठीक पीछे, यानी ये मस्तिष्क के अधर तल यानी बीचों बीच पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क के बीचों बीच पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। हमारे सारे क्रियाकलाप कुछ भी करना है किससे नियंत्रित होगा? पीयूष ग्रंथि से। इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं।
पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, लेकिन ये पैराथायराइड पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानता है। पैराथायराइड, इसको मैं आगे बताएंगे जब गले की जो पढ़ेंगे थायराइड पैराथायराइड उसमें। तो जो पैराथायराइड है ये पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानता है। बाकी जो शरीर, पूरा शरीर किससे कंट्रोल होता है? पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, अब हम इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट हार्मोन है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको याद करने के लिए आप थोड़ी सी कहानी देख लो, आसानी से याद हो जाएगा। यानी जो गले में जो थायराइड ग्लैंड अभी आपने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन के तौर पर, ये जो थायराइड ग्लैंड थी गले में, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये आपके बीपी को क्या करता है? नियंत्रित करता है या कम कर देता है ये थायरोक्सिन हार्मोन। जब आपका बीपी बहुत बढ़ जाता है तो ये TSH है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि से कहता है कि थायरोक्सिन निकाल के इसको क्या करो? नियंत्रित करो। ये जो TSH हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। क्या करने में? थायरोक्सिन निकालने के लिए उत्तेजित करता है। ये आपको ग्लैंड की स्थिति दी गई है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है ये मटर के दाने की आकार की होती है, मटर के दाने की। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? ये हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। फर्स्ट हार्मोन आपने देखा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड STH जो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। देखिए हमारा जो शरीर होता है ये सोमैटिक सेल का बना होता है, 99% किसका बना होता है? सोमैटिक सेल का। इन सोमैटिक सेल को कौन नियंत्रित करता है? तो ये STH हार्मोन करता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। देखिए जब STH की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति की जो लंबाई है बहुत बड़ा शरीर हो जाता है उसका, और जब इसकी STH की मात्रा कम हो जाती है तो वह बौना रह जाता है, बौना। तो ये क्या है? ये हमारे शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि को। STH क्या करता है? हमारे शरीर को वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट LTH है, ये लैक्टोट्रोफिक हार्मोन है या लैक्टोजेनिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं। लैक्टोट्रोफिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। स्तन से दुग्ध का स्राव होगा या नहीं होगा ये किस पर निर्भर करता है? LTH पर। ये LTH जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होता है, दूध के स्राव में सहायक होता है LTH हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके बारे में देख लो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस में बनता है। कहाँ? हाइपोथैलेमस में इसका उत्पादन होगा। और इसका स्राव कहाँ से होगा? वो होगा इसका स्राव पीयूष ग्रंथि से। ये जो हार्मोन है इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये रिलेशनशिप, प्रेम, घृणा, ये सारी चीज़ें ये देखता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। शिशु जब पैदा होता है उस समय भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? अभी आपने पिट्यूटरी ग्लैंड देखी, ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर अभी आपको मैंने बताया था ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में आपने ब्रेन चैप्टर में पढ़ा था सारा डिटेल में। ये क्या करता था? हमारी जो आंतरिक क्रियाएं हैं, भूख, प्यास, पसीना, पेशाब, इसके साथ ही प्रेम, घृणा, ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता था? ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता था। यहाँ इसके बारे में आपको ये याद रखना है, जो हाइपोथैलेमस है ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। हाइपोथैलेमस किसको? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर को, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि थी उसको मास्टर ग्लैंड बोलते थे, इसको कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या होता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। इनके ठीक पीछे ये होती है पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पीछे की ओर क्या होती है? पीनियल ग्लैंड होती है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि। इसके बारे में आगे देखते हैं। ये पोजीशन दी गई है पीनियल की, ये पिट्यूटरी है, इसके ठीक पीछे क्या है? पीनियल है। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड। यदि पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तो क्या लगा के आओगे? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये बच्चों में बहुत एक्टिव होती है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो नींद लाने में कौन सहायक होती है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन,
इसका क्या काम होता है? ये नींद लाने में सहायक होता है। बच्चों में ये पीनियल ग्लैंड है, ये मेलाटोनिन का बहुत ज़्यादा स्राव करती है। जो 18 से 25 की एज है, इसमें भी हम लोग 8 से 10 घंटे सोते हैं। उसके बाद ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ। और आप देखते हो कि वृद्धावस्था में बहुत कम नींद आती है, 2 से 3 घंटे ही व्यक्ति सोता है। तो ये सब किसका काम होता है? पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। एक चीज आपने देखी होगी, यदि आप आज किसी काम को करते हो, जैसे आप आज 2 बजे सो गए, तो कल भी आपको 2 बजे उसी टाइम पे आलस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस कारण होता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है। क्योंकि उसी टाइम पर हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करेगी, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। ये टाइम किस तरीके से इसने देखा? अपनी तीसरी आंख से, तो इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जो गले में पाई जाती हैं उन पर। गले में आपको मैंने 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां बताई। फर्स्ट बताई थायराइड ग्रंथि एंड सेकंड पैराथायराइड। ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये आपको फ्रंट व्यू दिया गया है। ये थायराइड का जो गले के आगे होती है ये थायराइड, और गले के पीछे पैराथायराइड। इसी के ये जो 4 कोने हैं, इसी पर ये जो छोटी छोटी ग्लैंड आपको दिख रही है, 4 होती है इनकी संख्या। इनको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। इसकी पोजीशन को आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये एच शेप की होती है। इसका आकार कैसा होता है? एच। और ये किस रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है, ये याद रखना। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, ये याद रखना। थायराइड ग्लैंड ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। अभी आपको मैंने बताया था कि जो थायरोक्सिन होता है ये बीपी को क्या करता है? कम करता है। जब बीपी हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो थायरोक्सिन बीपी को कम करता है। इसके लिए जो पीयूष ग्रंथि है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्राव करती थी, जिससे थायरोक्सिन का स्राव होता था और ये बीपी को क्या कर लेता था? नियंत्रित कर लेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जब हमारे थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी हो जाती है, क्या होता है? आयोडीन की कमी, तो इसमें सूजन आना स्टार्ट हो जाती है थायराइड ग्लैंड में। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? गोइटर या घेंगा रोग। गोइटर या घेंगा रोग बोलते हैं इसको। कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि घेंगा रोग या गोइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? किस तत्व की कमी के कारण? इसको हम हालांकि डिसीज चैप्टर में भी देखने वाले हैं, जब हम डिसीज चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी अभी आप याद रखना कि जो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। जो थायराइड ग्रंथि है, ये तो ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, ये तो याद रखना ही रखना है। थायराइड थायरोक्सिन, थायराइड थायरोक्सिन, ये अगर याद रखना चाहो तो ये भी हार्मोन याद रख लेना, कैल्स्टोनिन, कैल्स्टोनिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है उसको नियंत्रित करती है, कैल्शियम की मात्रा को। क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी जो हड्डियां हैं, दांत हैं, इन सारे के लिए बहुत आवश्यक होता है कैल्शियम। तो कैल्स्टोनिन हार्मोन कहाँ से स्राव होता है? थायराइड ग्लैंड से। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से आपको इतना याद रखना है। एंड पैराथायराइड, इसकी आप पोजीशन देख चुके हो। ये थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे की ओर पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 एंड 4। तो इनकी जो संख्या होती है ये 4 होती है। ये थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे होती है, इसको भी आपने समझ लिया। इसका काम क्या है? ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है? कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है पैराथायराइड ग्लैंड। अभी आपको जब मैं पीयूष ग्रंथि पढ़ा रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें आपको बताया था जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये पीयूष ग्रंथि की बिल्कुल बात नहीं मानती। तो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर कौन सी ग्लैंड होती है? जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। नेक्स्ट अब आपको पढ़ना है, अभी तक आपने कितनी पढ़ ली? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, पीनियल के बारे में पढ़ा, ये तो आपने ब्रेन में पढ़ी थी। उसके बाद आपने जो गले में पढ़ी वो कौन कौन सी पढ़ी? थायराइड एंड पैराथायराइड, थायराइड एंड पैराथायराइड के बारे में। नेक्स्ट अब आपको पढ़ना है, ये आपके जो सीना में ये पोजीशन दी गई है, ये जो दिख रही है
हाईलाइटेड है ये कौन सी है? थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। आपने जब स्केलेटन चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय आपने इसके बारे में पढ़ा था, ये क्या थी? स्टर्नम थी, स्टर्नम। स्टर्नम से ये चिपकी हुई रहती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में क्या खास होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रोटीन का शरीर में निर्माण करती है वो क्या करती है? थाइमस ग्लैंड ही करती है। ये 15 वर्ष की अवस्था के बाद अपना कार्य करना बंद कर देती है। आप मुख्यतः देखते हो कि बच्चों में वृद्धि जो है या शरीर का विकास है पूरी तरीके से लगभग 15 साल तक बहुत अच्छी तरीके से होता है, उसके बाद ये विकास धीरे धीरे रुक जाता है। किसके कारण? थाइमस ग्लैंड के कारण। इसकी स्थिति आपको दिख ही रही है कि ये बक्षगोआ या छाती में पाई जाती है। तो थाइमस ग्लैंड भी याद रखना, थाइमस ग्लैंड। 1 2 3 4 5 6 आपने 6 ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। अब आपको 3 के बारे में और पढ़ना। नेक्स्ट पढ़ना है आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये आपको किडनी दी गई है, किडनी। एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन देखते हैं पहले। ये किडनी है, किडनी के जो ठीक ऊपर पाई जाती है ये आपको दिख रही हैं तो ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? हमारे बीपी को बहुत बढ़ा देता है, बहुत। जब आपको तेज कभी गुस्सा आता है या कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो बीपी आपका बहुत तेज बढ़ जाता है। तो ये किस कारण बढ़ता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है, उस वजह से बढ़ जाता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए तुरंत पीयूष ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि को आदेश देती है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए, जिससे हमारा बीपी क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे नियंत्रित हो जाता है। थायरोक्सिन कम करती है और एड्रेनलिन जो है ये बीपी को बढ़ाती है। तो आपने देखा कि जब बीपी आपका कब बढ़ता है? जब तेज फाइट वगैरह होती है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस हार्मोन को? फाइट एंड फ्लाइट। मारो और भाग जाओ, एकदम लड़ो और उड़ो। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, अपना लाइफ बचाओ और भागो, डू और डाई हार्मोन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इनको याद रखना। ये जो एड्रिनल ग्रंथि है इसको बॉडीगार्ड ग्रंथि भी बोलते हैं। ये हमेशा इमरजेंसी में काम आती है, तो इमरजेंसी में आती है काम, इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके सारे नाम एक बार आप पढ़ लो। जो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क है इसको बॉडीगार्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। इससे जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है उसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन, डू और डाई हार्मोन बोलते हैं। ये तो आपके सेकेंडरी चीज़ है। जो आपको मुख्य चीज़ याद रखनी है वो यह याद रखनी है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो बीपी को क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी जो है वो है गोनैड ग्लैंड या जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि किसे कहते हैं? जो जनन की क्रिया में भाग लेती हैं उनको क्या बोलते हैं? गोनैड ग्लैंड या जनन ग्रंथियां बोलते हैं। फीमेल्स में आपको ओवरी मिलता है एंड मेल होते हैं उनमें टेस्टिस होते हैं। जनन ग्रंथि के रूप में फीमेल में ओवरी एंड मेल्स में टेस्टिस होते हैं, मेल्स में टेस्टिस होते हैं। ये आपको टेस्टिस की इमेज दी गई है, ये जो है ओवरी है, ओवरी या अंडाशय है। ये जो जनन ग्रंथि हैं गोनैड ग्लैंड, इसको हम जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो लैंगिक हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेरॉयड बोलते हैं, स्टेरॉयड। सारे के सारे जो लैंगिक हार्मोन हैं ये स्टेरॉयड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। स्पर्म क्या है, ओवम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, सारी चीज़ें आपको हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में कंप्लीट बताने वाले हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम में। बाकी अभी आप याद रखना जो गोनैड ग्लैंड है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। सबसे पहले आपने बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो 9 थी, आपने 9 की 9 सबके बारे में पढ़ लिया। जो पैनक्रियाज बची ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के भी गुण मौजूद हैं और बहिस्रावी ग्रंथि के भी गुण मौजूद हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? ऐसी ग्रंथि
जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अग्नाशय की बात हम करेंगे, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को आपने पाचन चैप्टर में भी पढ़ा था, मुख्य रूप से आपको यहीं पर पढ़ना था पैनक्रियाज के बारे में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी? तो वो लीवर थी, लीवर। एंड जो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो पैनक्रियाज या अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज या अग्नाशय, ये याद रखना। ये अग्नाशय जो होता था ये पूर्णपाचक एंजाइम रिलीज करता था, पूर्णपाचक एंजाइम, क्योंकि ये मिश्रित ग्लैंड है, एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी। इसको आपने पाचन चैप्टर में याद किया था अल्टकी के साथ, एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता था? ये मंड या स्टार्च का पाचन करता था, मंड या स्टार्च का। लाइपेज वसा का पाचन में सहायक था, एंड ट्रिप्सिन ये प्रोटीन के पाचन में सहायक था। इसको आप डिटेल में पढ़ चुके हो, किस चैप्टर में? पाचन चैप्टर में। बाकी यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले लैंगरहैंस नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने देखा कि अग्नाशय के अंदर कुछ सिरों पर गुच्छे के समान संरचनाएं थीं। उन संरचनाओं को लैंगरहैंस की दीपिका कहा गया। उनको क्या बोला गया? लैंगरहैंस की दीपिका। इस लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं थीं, इनमें ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका एंड गामा कोशिका। ये पैनक्रियाज की, ये आपको इमेज दी गई है, पैनक्रियाज की इमेज। इसको आप कई बार पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर्स में भी। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका एंड गामा कोशिका। क्या है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका क्या है, गामा कोशिका, इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, अब हम इनके बारे में देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्मोन, इनको याद रखना। देखिए, जो अल्फा कोशिका है ये ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव करती है। किसका? ग्लूकेगोन का। ग्लूकेगोन का क्या काम होता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। देखिए, हमारा जो लीवर था ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। या पैनक्रियाज की जो अल्फा कोशिका है, ग्लूकेगोन है, ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, अर्थात हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ाती है। क्या करती है? हमारे शरीर में ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है। आपने, जब हम लोग खाना खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो उस ग्लूकोज के निर्माण में कुछ तो ऊर्जा आप जो बर्न करते हो उसमें नष्ट हो जाती है, कुछ का स्टोर लीवर में हो जाता है। वो लीवर क्या कर देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। फिर भी जो कुछ ग्लूकोज बचता है वहाँ पर काम क्या आता है? इंसुलिन काम करता है वहाँ पर। उस बचे हुए ग्लूकोज को क्या करता है? ये जलाकर खत्म कर देता है, ये इंसुलिन। तो बीटा कोशिकाएं जो हैं ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो याद रखना। देखिए, सभी के सभी जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इंसुलिन को लेकर पूछा गया कि इंसुलिन किसका बना होता है। तो इसको याद रखना, इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक या जस्ता। इंसुलिन में जिंक या जस्ता पाया जाता है, या जल में घुलनशील होता है, इसको याद रखना। या क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में क्या होगा? ग्लूकोज लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा ये डायबिटीज का रूप ले लेगा, मधुमेह या डायबिटीज, इसको हम शुगर या चीनिया बीमारी बोलते हैं। जो डायबिटीज रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। इसको याद रखना, तभी मैंने आपको इंसुलिन से ये जो क्वेश्चन बने थे उनको सबको डिटेल में यहीं बता दिया। एंड जो गामा कोशिका है इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमैटोस्टेरोन, सोमैटोस्टेरोन निकलता है। गामा कोशिका से सोमैटोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? ये भोजन के स्वांगीकरण के लिए सहायक है। स्वांगीकरण क्या होता है? ये पचे हुए भोजन से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिस अंग को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम स्वांगीकरण बोलते हैं। तो ये स्वांगीकरण में कौन सहायक होता है? सोमैटोस्टेरोन हार्मोन, सोमैटोस्टेरोन। देखिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको
जो एंडोक्राइन ग्लैंड थी एंड जो मिक्स्ड ग्लैंड थी उनके बारे में कंप्लीट जानकारी दी। अब ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आप इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करके देख सकते हो। आपके 80% क्वेश्चन बनने चाहिए इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।